करेंगे जी। सहरी का दस्तरखान जो है ये बहुत अच्छा सजा हुआ है और हमने सहरी कर भी ली है। और जो सबा ने डिश बनाई थी बहुत ज़बरदस्त थी और ये भी हम मेहमानों से भी पूछेंगे कि उन्हें कैसी लगी। जी अलीना बताएं कैसी लगी आपको जो हमारी शेफ़ ने जो डिश बनाई, कैसी लगी आपको? जी बहुत अच्छी बनाई, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। आपको आता है खाना पकाना? जी बिल्कुल आता है मुझे खाना ये पकाना। तो नहीं कि आप वहाँ पे भी कहती हूँ कि उस पर राइट्स बता देती हूँ कि नहीं ये राइट ये नहीं लगता, मर्दों पे ये राइट औरतों पे राइट। नहीं, खाना तो खैर बनाना आता है मुझे, उसमें कोई राइट की बात नहीं है। उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होता। नहीं उसमें कोई। कमांडर साहब आप बताएं कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा, ये चिकन बहुत अच्छा बना था आप लोग और तो सब्जी भी बहुत अच्छी बनी। मैस में इतना अच्छा खाना खा लेते हैं तो बस होता है ज़रा। नहीं बहुत मज़ा आया। अच्छा, ये जो हमारा सेगमेंट होता है ना इसमें हम बचपन भी जानते हैं, जो हमारे मेहमान हैं उनका बचपन कैसा रहा। तो अलीना आपसे शुरू करते हैं, कैसा बचपन था, कितनी शरारती थी, कितने आर्गुमेंट्स करती थी, ये बताएं। नहीं बचपन में बिल्कुल भी शरारती नहीं थी मैं। नहीं थी? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बहुत खामोश रहती थी। तो अभी अदालत में इतना कैसे बोलती हैं? हाँ वो इंटरेस्टिंग है कि मैं बचपन में बहुत खामोश रहती थी, शायद तबीयत की थी। अच्छा। कम बोलती थी, बहुत ही कम बोलती थी, लेकिन पढ़ाई में अच्छी थी क्योंकि मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट है। वो कहते थे मुझसे सिर्फ पढ़ाई की बात करो और दूसरी कोई बात ही नहीं करो। हाय हाय। तो वो स्ट्रिक्ट है, अभी भी स्ट्रिक्ट है वो। अभी भी क्या कॉपियाँ चेक करते हैं आपकी? वो अभी भी मुझसे डेली का रूटीन पूछते हैं, आपने कोर्ट में क्या काम किया। और तो वो खुद क्या करते थे? खुद तो वो वापडा में एम्प्लॉय है। अच्छा। तो लेकिन उन्होंने जाहिर है तो उनकी आपको बहुत कोई आप शैतानी नहीं कर पाई? महरूम नहीं बिल्कुल भी नहीं कर पाई मैं। आज तक भी नहीं कर पाई कोई शैतानी। है तो ये बड़ा अफसोस होता है मुझे, मैं क्योंकि शैतानी ना करो ना। कमांडर साहब आपका बचपन कैसा था? आप थे शैतान या डिसिप्लिन था बचपन से? बिल्कुल शरारती भी थे और पढ़ाई में भी अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो दोनों चीज़ें, और अक्सर वो घरों की बेल बजा के हाँ, भागना, उसका मजा ही अलग वो है। तो शुगल था, उसका मज़ा अलग है। अच्छा, आपके घर में ज़ाहिर इतने फोर्स में थे तो वो कभी ये तो नहीं कि बड़ा एक कोई डिसिप्लिन वाली लाइफ बना दी हो शुरू से ही बच्चे की कि नहीं ये नहीं इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना तो है? बहुत ज़्यादा था, टाइम हर चीज़ का था, खेलने का, मगरिब के बाद घर से बाहर जाने पे पाबंदी थी, पढ़ाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं था। ठीक है, ये चीज़ें तो थी क्योंकि ज़ाहिर एक फ़ौजी बैकग्राउंड था सारा, लेकिन उसके साथ साथ आज़ादी भी थी। अच्छा। तो मैं बहुत छोटा था जब मैं मतलब घर से निकल आया, 15 साल एज थी मेरी जब मैंने यूनिफॉर्म पहन लिया आके। हाँ। तो एक वो घर की ग्रूमिंग और फिर यहाँ पे फोर्सेस की ग्रूमिंग, तो दोनों ने मिल के फिर एक शख्सियत बन गई। अच्छा कमाल साहब, ये जो कैडेट कॉलेज होते हैं इधर भी बड़ी शैतानियाँ होती हैं, सारे लड़के जी, लड़के जी, होते हैं। जी, जी, तो करते वहाँ हैं। कुछ ऐसा होता था कभी शैतानी कोई की हो, पकड़े गए हो सर से? पनिश तो बहुत मिली होगी उससे। जी पनिशमेंट मिलती थी लेकिन पकड़े कम जाते थे ना। अच्छा, फिर वो expert। शैतानी क्या जिसमें पकड़े जा। हाँ ये होता है वैसे, अगर पकड़े जाओ तो फिर बड़ी मार पड़ती है। तो उसकी जैसे आप हाँ लोग सजाएं सख्त होती थी हमारी जो पकड़े जाते थे। अच्छा, मुझे ये लग रहा है जो आप लोग मिशन इतने सक्सेसफुल करके आते हो ना, बचपन की ग्रूमिंग शरारत से पहले भी तो प्लानिंग होती है। जी जी ये एग्जिट है, ये बहुत एंट्री है। बहुत सारी शरारतें बहुत प्लान तरीके से हुआ करती थी, जिसमें एक चीज़ मुझे याद है कि हम डालमिया में कैडेट कॉलेज था हमारा, तो ड्राइव इन सिनेमा होते थे। बिल्कुल वो तो सिनेमा, एक रात हाँ, हमने बिल्कुल। प्रोग्राम बनाया कि ड्राइविंग सिनेमा जाके फिल्म देखेंगे छुप के, हाँ, उसको बंक कहते हैं हम। बंक। और चूँकि रात को जो ड्यूटी ऑफिसर का राउंड होता था तो हमने अपने बेड्स जो हैं वो उनके नीचे तकिए और कंबल इस तरह से बिछाए जैसे सब सो रहे हैं, हाँ। और पीछे विंडो से कूद के हम ग्रुप जो है वो गया, और जब इधर राउंड लिया गया तो पता चला कि सब पूरे हैं क्योंकि मिशन गिनती सक्सेसफुल होती थी। ठीक ये है, एक लेकिन बड़ी बात होती है वैसे। और ये मैं बताऊं, ये इसी वजह से ना बंदा जो शुरू में ये काम कर रहा होता है ना बचपने से, वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपर्ट होता है। और फिर अगर वो पॉजिटिव वे में चले आए तो फिर ज़ाहिर कमांडर साहब जैसे बन जाते हैं, नेगेटिव वे में चले आए तो वो पकड़े जाते हैं आए दिन। अच्छा ये बताएं मोहसिन भाई, वैसे अब आपको कुकिंग का कभी एक्सपीरियंस रहा है ज़िंदगी में? आपने कभी कुकिंग की है? कुकिंग नहीं की लेकिन अंडा बनाया है। हाँ अंडे पे ही रहे अभी तक आप? हाँ, अंडा बनाया है और ये कि अब बना लेता हूँ। बना लेते हैं? हाँ, ये है। तो कभी ये फोर्सफुली बनाते हैं या अपने शौक से बनाते हैं, घर से प्रेशर है कि नहीं बनाओ? प्रेशर नहीं बनाया क्या मतलब बॉयल किया। हाँ मतलब कि वो जो क्या कहते हैं इसमें तेल वेल डाल के मतलब अच्छा, फ्राई कर लेते हैं। फ्राई कर लेता हूँ बस। लेकिन ये प्रेशर नहीं है? प्रेशर नहीं। वो अपने दिल चाहे हाँ तो। बस ठीक जैसे है, कहीं तबलीग पे जब जाते हैं रास्ते में तो इस वजह से। ठीक है। हाँ, जी। सबा आपसे तो हमने वैसे बहुत सारी बातें भी जानी हुई हैं, लेकिन आप ये मुझे बताएं, वैसे आपने बताया था कि आपने खाना पकाना अपनी खालाओं से भी सीखा है, इसमें कुछ सच्चाई है या आपने ऐसे ही उस दिन बैठे बैठे बता दिया? नहीं, असल में होता कुछ यूँ था कि मेरी अम्मी वर्किंग वुमेन थी हमेशा। तो मेरी खालाएं छोटी होती थी और वो हमारे साथ ही रहती थी घर में।
तो वो हमें ना हमारी तरबियत में उनका भी बड़ा हाथ है। कितनी खाला है तो आपकी? दो खाला। दो हैं। अब मैं बड़ा खतरनाक सवाल पूछने वाला हूँ, दोनों में से पसंद कौन सी है आपको? दोनों ने मुझे माँ की तरह ही पाला है, तो मैं यूं तो पिक नहीं कर सकती कि तो कौन आप बता रही थी कोई बेबी खाला है वो ज़्यादा अच्छी है, अभी आप बता रही थी वो छोटी है तो इस वजह से वो- अच्छी हैं। हाँ वो कमांडर साहब जैसे आपने बताया माशाल्लाह आपके 3 बच्चे हैं, कितने हैं आपके? जी, 3 बच्चे हैं। ये मैं सवाल मैं सबसे स्वयं पूछता हूँ ताकि पता चले ना, आपको अपने बच्चों में सबसे अच्छा कौन लगता है? अच्छे तो तीनों हैं, लेकिन माशाल्लाह। बेटियां खास होती हैं। से बेशक ये क्यों है कमांडर साहब? ये मैं इस पे बड़ा एतराज में रहता हूँ। ये जो वालिद होते हैं उनको बच्चों पे क्यों, हम लड़कों पे क्यों प्यार नहीं आता? बेटियां सारे नंबर ले दी क्यों? आते हैं, लेकिन मेरे छोटे बेटे को भी अक्सर ये शिकायत होती है। अच्छा सही है ना कमांडर साहब? बड़ी बहन है, उससे आप ज़्यादा प्यार करते, तो ये- मैं उनको, बच्चों को भी यही समझाता हूँ, लड़कों को दोनों को, कि बेटियां जो है वो वैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बेशक, ज़्यादा अल्लाह के पसंद रसूल थी, और उन्होंने ज़ाहिर है दूसरे घर चले जाना होता है, बेटा तो आपके पास ही रहता है। इस बात से उस बेचारे की कदर ही नहीं हो रही भाई ये बड़ा मसला। मैं इस बात पे बड़ा वो होता हूँ कि भाई लड़कों की कोई कदर ही नहीं हो रही। अम्मी जो है वो ठीक है, अम्मी हमें ज़्यादा वो करती हैं, लेकिन वालिद जो होते हैं जिनके पास पूरी पावर होती है ना, वो जो होते हैं बहनों को सपोर्ट करते हैं। घर की खूबसूरती भी बेटियों से ही होती इस बात पे मैं आपसे है। बिल्कुल जी जी, agree शॉपिंग करता का मज़ा भी बेटियों के साथ ही आता है। हूँ। ये जी अबू का बहुत ज्यादा लिहाज करती हैं, बेटे उस तरह से नई चीजें जी, देख केयरिंग भी बेटियां ज़्यादा होती हैं। आप ये हदीद कहते हैं, अभी थोड़ी ही देर में अज़ान फ़जर होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुंह से अच्छे अल्फाज निकालें, दुआएं करें, ना जाने कौन सा वक्त जो है कबूलियत का वक्त हो। अलीना, हमारे यहाँ एक इशू बहुत ज़्यादा इन है, वो है ब्लैकमेलिंग के हवाले से। हम देखते हैं कि अक्सर लड़कियां ब्लैकमेल हो रही होती हैं। ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा हो, कोई लड़का हो वो ब्लैकमेल कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? कानूनी मशवरा बताएं। ऐसी सूरत में देखिए साइबर क्राइम है हम लोगों लेकिन के। साइबर क्राइम वालों का मसला ये है कि साइबर क्राइम जो है वो इतना लेट प्रोसीजर करता है कि वो जो बेचारा ब्लैकमेल हो रहा होता है वो डर रहा होता है, और उनका प्रोसीजर बड़ा लेट है FIA का। नहीं ऐसा नहीं, इतना लेट नहीं है, वो वेरिफिकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। वो वेरिफिकेशंस आजकल तो जल्दी आ जाती हैं, तो ये है कि उसमें जल्दी रिलीफ मिल जाता है, और बहुत अच्छा कानून है ये साइबर क्राइम। अच्छा, अगर किसी भी प्रूव हो जाए कि वो किसी को ब्लैकमेल कर रहा है तो उसकी सज़ा कितनी है? उसकी सज़ा सर डिपेंड करती है कि वो किस नौयत का जुर्म है। उसमें बहुत से, जैसे खाली पिक्स अपलोड किए फेसबुक पे, या उसको मिसयूज़ कर रहा है, या अकाउंट हैक कर रहा है, तो वो मुख्तलिफ नौयत की सज़ाएँ हैं इसके अंदर। अच्छा, कुछ लोग झूठे केसेस भी बनवाते हैं, 22A का नाजायज़ इस्तेमाल जिसे हम कहते हैं, अपने पे जी हमला करवा लिया जाली और फिर FIR कटा दी। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो पुलिस फौरी अरेस्ट करती है, क्या ये ठीक है, या फिर पुलिस का FIR कटती है अरेस्ट करना ज़रूरी नहीं होता, वो इंक्वायरी कर सकती है? इसमें भी अब अमेंडेड हो गए हैं कि फौरी तौर पे पुलिस खाली शक की बिना पर अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक प्रॉपर उनके पास कोई सबूत ना हो। तो अच्छा, इसके अंदर अब ये आ गया है कि वो खाली शक के बिना पे किसी बंदे को नहीं उठा सकती। लेकिन यहाँ तो ये है कि जैसी FIR कटी नहीं है, बंदा दूसरी दफ़ा उठ जाता है, चाहे उन पुलिस वालों को भी पता होता है कि इन्होंने नहीं किया हुआ, लेकिन वो अपने चक्कर में उठा लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन वो रेमेडी है आ गई है उसके ऊपर? जी बिल्कुल सर, इसमें कर सकता है जिसके ऊपर अगर कोई झूठी FIR कटी तो वो कोर्ट से रुजू करके उसको क्वेश्चन करवा सकता है, और वो पुलिस वालों के खिलाफ भी फिर वो वेरिफिकेशन हो जाती है कोर्ट में। तो इसमें भी आ गया है। अच्छा, अक्सर हम सुनते हैं कि वो हत्या इज्जत का जो होता है कि भाई आपने मेरी इंसल्ट की है, मैंने उस पर कोर्ट में आप पे Defamation। कर दिया केस, ये पैसे मिलते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि लोग, कोई कहता है मैंने 5 करोड़ का कर दिया, कोई कहता है मैं 10 करोड़ का कर दिया, मैंने मिलते हुए नहीं देखा, तो इसको मिलने का कोई नहीं तरीका बिल्कुल मिलते हैं, ऐसा नहीं, हर्जाना होता ही, और बिल्कुल मिलते हैं। वो उसी है ना कि वो जब तक प्रूफ हो, आप तो हर्जाना करने अच्छा, पे प्रूव 5 हो करोड़ गया, का भी कर सामने दें। वाला बिल्कुल गरीब है, अब कहाँ से देगा वो? बिल्कुल करने नहीं वाला दे- 5-5 करोड़ का कर जी देता है। बिल्कुल, तो वो जाहिर है कोर्ट देखती है कि फिर ये तो बनता ही नहीं है हर्जाना, तो फिर वो जाहिर है वो केस की कोई फिर वो अहमियत नहीं रह जाती है। लेकिन ये हत्या इज्जत जो होते हैं किसी इसमें मिल जाते हैं? जी जी सर, इसमें बिल्कुल मिलते हैं। ये मैंने जो सवाल इस वजह किया कि लोग, मैं देखता हूँ इतने बड़े बड़े हमें धमकियाँ आ रही होती है ना, हम कोई प्रोग्राम करते हैं, हम तुम पे हत्या इज्जत का कर देंगे और दावा, बहुत से केसेस आपने देखे स्लैब्स के चल भी रहे हैं इस पे, हद तक की इज्जत पे। नहीं, हम तो किसी पे अगर कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसके बाद हमारे ऊपर आता है ना, तो हम बड़ा परेशान होते हैं, हमें कहते हैं जी 50 करोड़ कर देंगे, हम कहाँ से देंगे 50 करोड़? बिल्कुल। तो ये चीज़ें होती हैं और कानूनी चीज़ें होती हैं, जिसके लिए ज़ाहिर है यहाँ पर हमारी लॉयर भी मौजूद हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये कमांडर साहब, मैंने जैसे उस वक्त ब्रेक से पहले वाले ब्रेक से एक बात की थी आपसे कि बहुत से ऐसे बिल्डर्स भी हैं जिन्होंने बिल्डर्स का नाम ख़राब किया हुआ है। आप लोगों से पैसे ले लेते हैं, वो प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं होता, कभी लोग रुलते रहते हैं। अवाम के लिए भी थोड़ा सा बताइएगा कि अवाम कैसे पहचाने कि भाई इस जो बिल्डर है इसके हमें प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए, और आपका जो यंग बिल्डर्स का कॉन्सेप्ट है
वो कितना फ़ायदेमंद होगा उन लोगों के लिए? देखिए, जब मैं इस फील्ड में आया आज से तकरीबन 8-10 साल पहले, तो मुझे भी वास्ता पड़ा, और जब मैं इवन फोर्सेस में था मैंने 2-3 जगह बुकिंग कराई और मुझे मिला नहीं। मतलब उसमें भी इसी तरह का कोई फैक्टर थे। तो ये हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते Definitely, हैं, true. लेकिन अवेयरनेस की ज़रूरत है। आवाम को चाहिए कि बिल्डर की रेपुटेशन ज़रूर देखें, उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट ज़रूर देखें। नॉर्मली जो नया बिल्डर होता है जिसने पहले कभी कुछ डिलीवर नहीं किया होता, वहाँ पे इस तरह के मसाइल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, सही विजन नहीं होता। एक प्रोजेक्ट प्लान कर लिया जाता है, बाद में वो फिजिबिलिटी वो नहीं बनती, तो फिर बिल्डर को मजबूरन भागना पड़ता है। तो जो विजनरी बिल्डर्स हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में, उन्हीं के प्रोजेक्ट्स में, उसके लिए एक एसोसिएशन है आबाद, वहाँ से आप फीडबैक ले सकते हैं। फिर जहाँ बुकिंग कराएं वहाँ आप NOCs लाजमी चेक करें। मुख्तलिफ़ किस्म के NOCs होते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी का NOC होता है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का NOC होता है। तो ये NOCs हम डिस्प्ले करने के पाबंद हैं अपने बुकिंग ऑफिसेज़ में, और जिस भी बुकिंग ऑफिस में NOCs डिस्प्ले ना हो उधर अवॉइड करें बुकिंग करना, ठीक है, क्योंकि ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आप का जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए और NOCs डिस्प्ले होने चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोताहियाँ होती हैं, लोग लालच में आ जाते हैं, भेड़ चाल में आ जाते हैं, हाँ, तो वो जो झूठे नारों पे एतमाद कर लेते हैं। अब आपने पूछा यंग बिल्डर, तो ये एक एज अ मिशन मैं यूथ को बिल्डर बना रहा हूँ, और ज़िंदगी बदल दो एक प्रोग्राम मैंने शुरू किया है, जिसमें पहली क्लास में 29 स्टूडेंट्स मैंने मेल एंड फीमेल लिए। 1 महीने का ये ट्रेनिंग कोर्स है, और 1 महीने के ट्रेनिंग कोर्स के बाद उनको मैं कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहा हूँ घर बनाने के। तो ये जो 1 मिलियन हाउसेज हैं हमारे, ये बच्चे ही बनाएंगे, ये यूथ ने बनाने हैं, और इस वक्त लड़के और लड़कियाँ घर बना रहे हैं हमारे सिटी में, और उसमें मैं उनको गारंटी दे रहा हूँ कि 5 साल के अंदर मैं आपको करोड़पति बना दूंगा। अरे तो माशाल्लाह। उसमें प्रोग्राम में हमने इस तरह रखा है कि हम उनको 92 घर बनने को दे रहे हैं इन 5 ईयर्स। तो 4 घरों से स्टार्ट है, फिर 8 घर दूसरे साल, फिर 16 घर तीसरे साल, और 32 चौथे और 5वें साल। तो जो एक घर पे उनका एवरेज प्रॉफिट है वो 1.5 लाख रुपए है, तो मैं उनको 30,000 रुपये महीना भी दे रहा हूँ उन्हीं के प्रॉफिट में से, कि उनको पॉकेट मनी 30,000 पर मंथ, और बाकी जो उनका एक्सेस अमाउंट है वो पास डिपॉजिट रहेगा, जो 5 साल के बाद 1 करोड़ प्लस हो जाएगा। तो इसमें 2 चीज़ें हैं जिस पे मैंने फोकस किया। एक ये कि आपको बिज़नेस कोई सिखाता नहीं है, तो मैंने सोचा मैं बिज़नेस सिखाऊंगा। जो मैंने सीखा है, मैंने ठोकरें खा के सीखा, मैंने नुकसान करके सीखा, लेकिन जो मैंने कामयाबी के फार्मूले सीखे वो मैं यूथ में मुंतकिल करूँगा। एक ये चीज़ थी। दूसरी ये थी कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फाइनेंस का हुआ जब मैं बिज़नेस में आया, लेकिन जिस दिन मेरे पास 1 करोड़ जमा हो गया, मेरे लिए रास्ते आसान हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यूथ को न सिर्फ बिज़नेस सिखाऊंगा, उनको मैं 1 करोड़ जमा भी करके दूंगा, ताकि उनकी आइंदा ज़िंदगी बिज़नेस के हवाले से पुरसुकून हो कमर जाए। साहब, क्राइटेरिया क्या है आपका सिलेक्शन? जो आपने 29 स्टूडेंट सेलेक्ट किए, जी। किस क्राइटेरिया पे करते हैं आप? देखें, एक तो ये है कि ये जो स्टूडेंट्स या जो भी ये प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, इनको कमांडर सिटी से मुंसलिक होना चाहिए, यानी वो वहाँ के मेंबर होने चाहिए, फैमिलीज़, ठीक है। मेरे पास आउट ऑफ सिटी से भी बच्चे आए हैं, लेकिन वो हमारे चूँकि मेंबर्स थे, तो हमने उनको, अब क्लास में ज़्यादा बच्चे आ गए, फिर हमने उनका एक इंटेलिजेंस टेस्ट रखा, ठीक है। उस इंटेलिजेंस टेस्ट के बेस पे मैट्रिक हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मैट्रिक पास, क्योंकि टेक्निकल ड्राइंग्स होती हैं, उनको समझने के लिए थोड़ा बहुत होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, जो पहली क्लास में नहीं आ सके वो सेकंड टाइम फिर अटैम्प्ट कर सकते हैं, थर्ड टाइम फिर अटैम्प्ट कर सकते हैं। बहुत आसान ये प्रोग्राम है और बहुत ही आसान काम है। ये दूर से मुश्किल नज़र आते हैं बिल्डिंगें बनाना बड़ी बड़ी, लेकिन जब मैंने बच्चों को 1 महीने में बेसिक सिखाया, और साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग है, क्योंकि जगह जगह घर बन रहे हैं, तो जो भी एक्टिविटी जहाँ चल रही होती थी हम उनको ले जाके वो दिखा देते थे। जिस तरह हॉस्पिटल होता है तो साथ मेडिकल कॉलेज होता है, यहाँ आपने पढ़ाया और उधर एक ऑपरेशन हो रहा है, ले जाके दिखा दिया। कि प्रैक्टिकल तो के साथ बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है बच्चों के, बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी भी हो जाए तो ये
थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल हो जाए तो फिर क्या ही बात है। मोहसिन भाई, तज़किया नफ्स पे हम बात कर रहे हैं, सूफिया इकराम, औलिया इकराम किस तरह अपनी नफ्स पे काबू पाया करते थे? बहुत अच्छा सवाल। सबसे बड़ी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक के लिए अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने नफ्स के लिए पसंद करता है। तो सूफिया का किरदार यही रहा है कि सूफिया सबसे पहले अपने ख्वाहिशात नफ्स को मारते हैं, यानी जो ऐसी ख्वाहिशात जो कि अपोज़िट हो, मुखालिफ हो अल्लाह उसके रसूल की शरीयत के, तो उसको कोशिश करते हैं कि वो किसी तरीके से उसको रोकें। और वो शुरुआत ऐसे करते हैं कि जो अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त है उसमें ज़्यादा वक्त लगाया जाए, या उन ख्वाहिशात को करने में ज़्यादा वक्त लगाया जाए, ना कि नफ्स की ख्वाहिशात को पैरवी की जाए। और इसके लिए फिर वो मुख्तलिफ मुहासबे करते हैं। मुहासबा से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर मैंने पहले भी शायद मिसाल दी है, यानी दी कि अगर उनका दिल चाह रहा है ठंडा पानी पीने का, तो पानी पीना है तो वो ठंडा पानी नहीं पीते, पानी सादा पी लेते हैं। तो शरीयत के जबकि खिलाफ भी नहीं, क्योंकि वो शरीर के खिलाफ भी नहीं, लेकिन ख्वाहिश नफ्स ये है कंट्रोल कि ठंडा पानी पिया जाए। अब इसी तरीके से अगर सर्दी का वक्त है, गर्म पानी से नहाना है, नफ्स यानी इस्लाम ने मना भी नहीं करा कि आप ठंडे पानी से नहाएं या गर्म पानी से नहाएं। तो अब इस सूरत हाल में क्या है कि वो क्या करते हैं कि सर्दी को नहीं देखते, बल्कि अपने नफ्स की ख्वाहिश जो उसे रोकने को तरजीह देते हैं, वो ठंडे पानी से नहा लेते हैं प्रैक्टिस में आने के लिए। सिर्फ इस वजह से कि जितने वो अपने ख्वाहिशात को मारेंगे उतना ही वो ख्वाहिशात पर काबू पाने वाले बन जाएंगे। अच्छा मोहसिन भाई, जहाँ गुस्से की बात आती है वहाँ हम बिल्कुल पागल हो जाते हैं, यहाँ पे से बाहर हो जाते हैं। ऐसी सूरत में कैसे अपने नफ्स पे काबू करें, और कौन सी नफ्स होती है जो हमें उकसारी होती है? सुबह बहुत, ये देखिए ये नफ्स हमारा ही है, जो फिर ये याद रखिएगा, ये जो नफ्स हमारा इसका काम ही है ये बिगाड़ना। और ये गुस्से की हालत में इंसान को इतना बेकाबू कर देती है कि इंसान अकल को ज़ायल करने के साथ साथ अपनी तबी हालत को भी ज़ायल कर देता है। यानी कि आप नॉर्मल आदमी देखें, वो किसी से गाली गलोच नहीं करता या हाथ नहीं उठाता, लेकिन जब अकल ज़ायल हो जाती है, यानी कि जब उतना गुस्से में आ जाता है और नफ्स पर फिर उसका काबू नहीं रहता, उसके हाथ भी चल रहे होते हैं, उसकी ज़ुबान भी चल रही होती है, और वो ऐसे अल्फाजात का इस्तेमाल करता है कि लोग हैरान, यार ये बंदा ये बात कर रहा है, वजह ये है कि उसे अपने नफ्स पर काबू नहीं रहता। तो इसका तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब गुस्सा आए तो सबसे पहले तो वो अल्लाह की पनाह मांगे, उसके बाद कोशिश करे कि पानी को पी लिया जाए, क्योंकि मेरे ना गुस्से में कह लो पानी पियो। हाँ, वजह ये चीज़, गुस्सा शैतान की अलामत है। शैतान बना है, इब्लीस बना आग से, और आग को कोई चीज़ अगर ठंडी करती है वो है पानी। समझ रहे बात? तो जब आप पानी पीते हैं ना, तो आग जो शैतान की अलामत है, खुद ब खुद गुस्सा पिघल जाता है। अच्छा मोहसिन भाई, जैसे किसी की ज़बान से किसी की दिल आज़ारी हो जाए, लेकिन उसकी नीयत में ये ना हो कि यार मेरा मकसद तो ये नहीं था, लेकिन सामने वाले की दिल आज़ारी हो गई, तो क्या उसे गुनाह मिलेगा? देखें, गुनाह से क्या मुराद है कि अगर आप जानते हैं कि एक शख्स जो है वो आपकी, ये तो अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह फरमा दिया कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आपके आमाल का दारोमदार आपकी नीयत पे, आप उसको इस्लाह करना चाहते थे, उसको नसीहत करना चाहते थे। बाद ऐसा भी होता है कि इंसान जो इस्लाह कर रहा होता है वो खुद इस काबिल नहीं होता, कि लोग कहते हैं भाई ये तो खुद काबिल नहीं, हमें इस्लाह कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है आपकी अच्छी बात से किसी का दिल साफ़ हो जाए। हज़रत अली के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली तुम्हारी सारी नेकी एक तरफ, लेकिन तुम्हारे कहने से कोई नेक हो गया, ये सबसे बड़ी नेकी है। तो कभी तो ये तो मत सोचें कि यार मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं इसको क्या समझाऊँगा। लेकिन अगर आपने बात, नीयत आपकी ये थी कि बंदा मेरी बात सुन के बेहतर हो जाए, लेकिन वो इसको बुरा मान रहा है, तो अल्लाह ताला तो आपको सवाब देगा, उसकी दिलाजारी से आपको कोई नुकसान नहीं। अच्छा, ये जो नफ्स मुतमईन्ना है, जो कि सबसे बेहतरीन नफ्स है, जी जी, उसके दर्जे पे पहुंचने के लिए क्या करें, और हमें कब महसूस होगा कि हम उस दर्जे पे पहुंच गए? बहुत आसान और सिंपल है। जब आप देखें कि आप कोई अमल कर रहे हों तो आपका नफ्स बेचैन ना हो। बेचैन से मुराद ये कि जब आप नेकी करें और कोई अमल करें तो आपको इत्मीनान हो जाए कि नहीं यार ये जो मैंने काम किया है ये अल्लाह उसके रसूल के रज़ा किया, और आप मुतमईन हो, आपका दिल बेचैन ना हो। मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे होते हैं अच्छे कपड़े पहन कर भी बोले यार ये कोई मसला है, यार मज़ा नहीं आ रहा, यानी कि वो अंदर से फीलिंग नहीं आ रही होती जो इत्मीनान वाली होती है। जब आप कोई भी काम करें आपको इत्मीनान महसूस हो, सुकून महसूस हो, तो आप समझ लें कि आप इत्मीनान वाले नफ्स में हैं। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है।
हमें पता चल गया कि जब आप कोई काम करें, अच्छा नेक काम करें और आप मुतमईन हैं, तो उसका मतलब आप उस दर्जे पहुंच गए। कमांडर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी निशिस्त में आए, आपके लिए गुड लक, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपको इसी तरह तौफीक दे कि आप काम करते रहें, हमारी नौजवान नस्ल को एक प्लेटफॉर्म देते रहें। अलीना, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सी कानूनी चीज़ों पे आगाही दी और आप भी अच्छा काम कर रही हैं, इसी तरह करते रहें और लोगों को इंसाफ दिलाते रहें। हमारी नशियात का वक्त इस वक्त ख़त्म हो चुका है, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान